बच्चों अभी आज हम सीख रहे हैं हमारा सेवंथ प्रोसेस, सेवंथ सेपरेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होते हैं। सो द सेवंथ प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ यूज होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है लिक्विड्स में। कौन से लिक्विड्स में? 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल वर्ड का मतलब जो मिक्स हो जाते हैं। इमिसिबल जो मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर। आप ऑयल और वाटर को मिक्स करो, मिक्स नहीं होंगे, ऑयल ऊपर ही तैरेगा और पानी नीचे होगा। बट मिक्सिबल मतलब एक दूसरे में घुल जाते, मिक्स हो जाते हैं। दोज आर कॉल्ड मिक्सिबल लिक्विड्स। ठीक है। सो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन मेथड कब यूज होगा? सेपरेशन का डिस्टिलेशन मेथड 2 मिक्सिबल लिक्विड्स में ही हमेशा यूज होगा। और इसका बेसिस क्या होगा? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका बेस होगा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका बेस होगा। ठीक है। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इसका बेस होगा। बॉइलिंग पॉइंट्स में अंतर होगा तभी ये हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होगा। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तभी ये हमारा प्रोसेस यूज होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप सोचोगे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या? ठीक है। जैसे अब मैंने एग्जांपल लिया है। यहाँ एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एग्जांपल एसीटोन एंड वाटर। यहाँ ये डिस्टिलेशन प्रोसेस बनाया हुआ है। ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 पे बना हुआ है। पेज 21 पे ये आपका डिस्टिलेशन बना हुआ है। यहाँ पे क्या है? एसीटोन और वाटर को हमें सेपरेट करना है और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। अब देखो, एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट होती है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर की आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है। मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा ही डिफरेंस हो, हम मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, ठीक है, दो लिक्विड्स के बीच में जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, हम ये डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है। So distillation is a process of separating 2 or more miscible liquids. Difference in physical properties, तो difference in boiling point। देखो, कभी साइज होता है, कभी साइज के हिसाब से डिफरेंस होता है, कभी बॉइलिंग पॉइंट, कभी कुछ। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से है। ठीक है। यहाँ देखो, ये है आपका स्टैंड। ठीक है। ये स्टैंड है, ये क्लैंप है। ठीक है। ये बर्नर है। ठीक है। फिर ये फ्लास्क है, फ्लास्क है। और इसमें देखो एसीटोन और वाटर मिक्स किए हुए हैं। इसमें एसीटोन और वाटर मिक्स किए हुए हैं। इस फ्लास्क में एसीटोन और वाटर मिक्स किए हुए हैं। ठीक है। तो और इसमें है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। ठीक है। थर्मोमीटर है और ये हमारा फ्लास्क है, इसमें एसीटोन वाटर मिक्स है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? अब जब आप इसको बॉईल करेंगे, ठीक है, जब हम इसे बॉईल अच्छा, ये थर्मोमीटर क्यों डाला गया है? थर्मोमीटर भाई कितना गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर पता करने के लिए डाला गया है। जब हम इसे यहाँ बर्नर चालू करेंगे, ये बॉईल होगा। ठीक है। बॉईल होगा, यहाँ से जो वेपर निकलेगा, वेपर इसमें जाएगा। ठीक है। वेपर इसमें जाएगा और वेपर इसमें जाके यहाँ देखो ठंडा होगा, यहाँ ठंडा होगा। ये ठंडा कंडेंसर है। कंडेंसर मतलब ये ठंडा करने के लिए। क्लैंप मतलब ऐसे चिटकड़ियां लगाई गई, इसे क्लैंप कहते हैं। ये क्लैंप है। ठीक है। ये क्लैंप है ना, चीजों को होल्ड करने के लिए काम आता है। दीस आर क्लैंप्स। तो देखो यहाँ साइड में ये क्लैंप्स है, ये वाले। इन क्लैंप्स से इसे ये जो वाटर कंडेंसर है, इस क्लैंप को इससे, ये क्लैंप से इसे टाइट किया गया है कंडेंसर को। ठीक है। अच्छा, और यहाँ ये वाटर कंडेंसर का काम क्या है? देखो, किसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है? 56 डिग्री सेल्सियस। किसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है? एसीटोन की। तो जब ये उबलेगा, मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसकी कम है, जो कि एसीटोन है, वो पहले भाप बन के उड़ेगा। ठीक है। पानी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो देर से उबलेगा, तो वो अभी उसको टाइम है। ठीक है। पहले एसीटोन यहाँ पे उड़ेगा। यहाँ एसीटोन यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा और यहाँ ठंडा होगा। गरम हवा, अगर गरम भाप है, वेपर गैस है, अगर वो ठंडी हो रही है, तो गैस अगर ठंडी होगी तो क्या हो जाएगी? लिक्विडिफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ देखो, ये लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ देखो इकट्ठी हो रही है। एसीटोन यहाँ इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। यहाँ एसीटोन इकट्ठा होगा। ठीक है। यहाँ देखो, मतलब, और यहाँ पे इन्होंने एक और दिया है, कोल्ड वाटर इन और वाटर आउटलेट। ठीक है। यहाँ पे ठंडा पानी का है
और यहाँ वाटर आउटलेट है, ठीक है। यहाँ से पानी का भी है, अगर पानी भी बाय चांस आ गया तो यहाँ से ठंडा पानी जाएगा और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अगर बाय चांस पानी भी इस प्रोसेस में पानी भी इन्वॉल्व हो जाता है तो यहाँ से ठंडा पानी होगा और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा एसीटोन यहाँ इकट्ठा होगा और वाटर, अगर वाटर भी समझो बाय चांस निकल रहा है तो यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से एसीटोन, यहाँ से वाटर, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ कोल्ड वाटर, ये ठंडा पानी होगा और यहाँ वाटर आउटलेट, ठीक है। यहाँ इन, यहाँ से आउट, ठीक है। सो दोनों की व्यवस्था है, यहाँ एसीटोन इकट्ठा होगा और वहां कहीं वाटर इकट्ठा होगा, ठीक है। सो द अपैरेटस इज लाइक दिस, ठीक है। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये जो है ये आपकी डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है। दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसे डिस्टिलेशन फ्लास्क कहा जाता है। नीचे बर्नर है, ये क्लैंप है, ठीक है। ये जो जिससे अटकाया गया है ये क्लैंप है, ये क्लैंप है, ठीक है। थर्मोमीटर है और एसीटोन यहाँ इकट्ठा होगा और पानी भी बॉईल हो रहा है, सो पानी यहाँ ठंडा होगा, पानी यहाँ ठंडा होगा और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज द होल सेटअप ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओनली डिस्टिलेशन। दिस इज द सेटअप ऑफ द 7th प्रोसेस डिस्टिलेशन, ठीक है। सो कब यूज होता है? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चों अभी हम देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। 8th प्रोसेस है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो आपको एक जैसे ही दिखेंगे, खाली एक ही फर्क है इस डायग्राम में। यहाँ हमने यहाँ एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया है, देखो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया है। जो इससे पहले वाला डायग्राम था, डिस्टिलेशन वाला डायग्राम था, उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं था और इसमें खाली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड हुआ है, ठीक है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कब यूज होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स विद डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब 2 लिक्विड्स होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होता है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तब ये यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल है एसीटोन और इथेनॉल। तो एसीटोन का 56 है और 78 है, सो दोनों का डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। और आपने पिछला जो देखा, आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस देखा, उसमें वाटर था और इथेनॉल था। सो वाटर का 100 था, इथेनॉल का 56, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज हुआ। और क्योंकि यहाँ डिफरेंस कम है, सो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज हुआ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में यहाँ आपका एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होता है। इवन डिस्टिलेशन प्रोसेस, आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ यूज होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हमने इससे पहले पढ़ा, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो अल्कोहल, बिवरेजेस वगैरह, बियर, रम, इन सब की फैक्ट्रीज होती है, वहाँ यूज होता है। वहाँ अल्कोहल को वाटर से सेपरेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस भी ऐसे ही काम आता है इन्हीं इंडस्ट्रीज में, पर यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 लिक्विड्स के बीच वो कम होता है, 56 और 78, मतलब छोटा कम डिफरेंस होता है, ठीक है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स। 2 या उससे ज्यादा मिक्स किए हुए लिक्विड्स होते हैं जिनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होती है। सो इनकी जो डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम होती है, उनके बीच का डिफरेंस कम होता है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल है एसीटोन और इथेनॉल। सो इसमें भी अपैरेटस वैसा ही है, ये नीचे बर्नर है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके अंदर यहाँ इथेनॉल और एसीटोन मिक्स किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये वाला। ये कॉलम में कुछ भी नहीं है, ये अंदर जो है ये बीड्स हैं, ये आप बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट की बीड्स है, ऐसे टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। और ये थर्मामीटर है और यहाँ से ये सीधा ये कंडेंसर जुड़ा हुआ है और फिर नीचे बीकर है। अच्छा, कंडेंसर का काम क्या होता है? मैंने पिछले आपको डिस्टिलेशन में इसका जो वर्किंग है थोड़ा सा मैं मिस आउट कर गई। एक्चुअली इसका काम क्या होता है? ठंडा करना होता है। सो ये ठंडा पानी यहाँ से क्यों डालते हैं? ताकि ये ठंडा रहे, ठीक है। इसको ठंडा करने के लिए डालते हैं, यहाँ ठंडा पानी यहाँ डाला जाता है और यहाँ से ठंडा पानी निकलता है, डालते हैं, निकालते हैं।
एक्चुअली ये ठंडक के लिए होता है, ये ठंडा पानी डालना निकालना हम करते हैं ताकि जो यहाँ से अपैरेटस आ रहा है, भाप बन के जो यहाँ से जो भाप बन के जो चीज आ रही है, सब्सटेंस आ रहा है, वो यहाँ ठंडा हो। ठीक है, सो मैंने वो मिस कर दिया था। डिस्टिलेशन में एक्चुअली ये इसका काम सिर्फ ठंडा करना है, इस कोल्ड वाटर इन और वाटर आउट का काम ठंडा करना है। और यहाँ पे क्योंकि इसका नाम ही कंडेंसर है, ठंडा करने वाला, ठीक है। और यहाँ पे वाटर तो पीछे ही रह जाना था। डिस्टिलेशन में मैंने पिछले आपको क्या बोला कि वाटर वो नहीं है, वाटर तो पीछे ही छूटने वाला है, फ्लास्क में ही छूटने वाला है, खाली वो एसीटोन उड़ गया था। ठीक है, सो इसमें भी ऐसा ही है, इसमें एसीटोन इथेनॉल है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी है? एसीटोन की। सो सबसे पहले ये भाप बनेगा। सो ये भाप बनेगा। सो यहाँ पे ना ये बहुत इसको दिक्कत होगी, गैस को ये सब क्रॉस करते हुए बहुत दिक्कत होगी। ये बीड्स जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास एनर्जी होगी, वही इसको पास कर पाएगा। सो एसीटोन के पास वो एनर्जी होती है, वो अपनी ताकत लगाता है, यहाँ से ये निकल पाता है और यहाँ से वो यहाँ जाता है और यहाँ वाटर आउटलेट की वजह, वाटर कंडेंसर की वजह से ठंडा होता है और यहाँ के इकट्ठा हो जाता है एसीटोन। ठीक है, और पीछे जो फिर रह जाता है इथेनॉल। इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस ऊपर उठने की कोशिश करता है, इतना आता है, पर ये सारा क्रॉस ही नहीं कर पाता है, वापस ठंडा होके वो नीचे ही गिर जाता है। ठीक है, सो एसीटोन यहाँ रह जाता है और हमारा इथेनॉल वहां इकट्ठा होता है। उसी तरह से हमारा जो पिछले में क्या था, एसीटोन यहाँ, वाटर यहाँ रह गया था और एसीटोन यहाँ इकट्ठा हुआ, इथेनॉल वहां इकट्ठा हुआ था। दोनों केसेस में इथेनॉल यहाँ इकट्ठा हुआ, उस केस में यहाँ वाटर छूटा था और इस केस में यहाँ एसीटोन छूटेगा। ठीक है, सॉरी इथेनॉल छूटेगा, यहाँ इथेनॉल छूटेगा। ठीक है, यहाँ इथेनॉल रह जाएगा और वहाँ एसीटोन प्योर होगा। उस केस में भी वहाँ एसीटोन रहा था और वाटर यहाँ छूट गया था। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। कब यूज होता है? जब दो सब्सटेंसेस के बीच जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, ये ठंडक के लिए होता है। जिसके पास एनर्जी होगी वही क्रॉस करेगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, वो क्रॉस कर गया, ठंडा होकर नीचे इकट्ठा हुआ। इसके पास नहीं है इतनी सारी एनर्जी, सो वो ठंडा होकर वापस नीचे आया। ठीक है, सो इथेनॉल यहीं रह गया और एसीटोन यहाँ आ गया नीचे। ठीक है, सो दिस वाज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, दो लिक्विड्स के बीच में होता है मिसिबल लिक्विड्स, याद रखना। इमिसिबल अलग था, इमिसिबल ऑयल वाटर, जिसमें हमने सेपरेटिंग फनल यूज किया था। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है मिसिबल लिक्विड्स में, जो मिक्स होते हैं उन लिक्विड्स में होता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, सो सी टू इट। बच्चों यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्यों लगाया गया है? ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है? सो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के काम के लिए यहाँ लिखते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है इसका काम क्या है? ये क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में इसकी वर्किंग क्या है? सो इट इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ये बनता कैसे है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम is a tube packed with glass beads, packed with glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool. The beads provides surface for the vapors to cool.
and condense repeatedly and condense repeatedly. ठीक है. So फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स. ठीक है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है? एक ट्यूब है, ये ट्यूब जैसा होता है जिसके अंदर कांच के टुकड़े होते हैं, ग्लास बीड्स होते हैं, छोटे छोटे. बीड्स का मतलब स्फेरिकल शेप में होते हैं. So fractionating column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly. ठीक है. सो ये बीड्स की वजह से मतलब कूल होते हैं, मतलब ये वेपर से ये कूल होते हैं और यहाँ पे जाके वो कंडेंस हो जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. ठीक है. सो इस तरह से ये आपका इट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है. ये क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट. बच्चों अभी हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. ठीक है. 9th टेक्निक है हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कब यूज होती है? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज होती है. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. मतलब एक ही सॉल्वेंट में जब बहुत सारे सॉल्यूट होते हैं, एक ही सॉल्वेंट में जब बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं तो उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज होती है. जैसे कि इंक. ठीक है. सो ये इंक है. सो इंक में बहुत सारे कलर्स, ये जो समझो मेरे पास एक ब्लैक या ब्लू इंक है. सो अगर ये मेरे पास ब्लैक इंक है तो ये बहुत सारे कलर्स के मिक्स से बनी होगी, रेड, ब्लू, येलो. ठीक है. इस तरह से बहुत सारे कलर्स से ये बनी होगी. ठीक है. सो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक उसी में यूज होती है. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है कि इंक जो है ये बहुत सारे कलर्स के मिक्स से बनी हुई होती है. ठीक है. सो टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. ठीक है. एक ही सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट्स को सेपरेट करते हैं. ठीक है. डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हम क्या देखते हैं? ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी. ठीक है. मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, मतलब सॉल्यूट्स की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है. जैसे मैंने कहा इंक है, तो इंक बहुत सारे डाइस का बना हुआ है. इंक जो ये इंक है, तो इंक भाई बहुत सारे भाई रेड का बना है, येलो है, ब्लू कलर है. सो अब जब है ना मैं जब ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक करूंगी तो मतलब सबसे ज्यादा पहले कौन घुलता है? सबसे पहले ब्लू घुलता है, ब्लू सॉल्युबल होता है, उसके बाद येलो होता है, फिर रेड. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो जैसे जितनी जल्दी घुलेगा. ठीक है. सो इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी. ठीक है. सो एप्लीकेशन क्या है? ये यूजेस का कहाँ इस टेक्निक का यूज होता है? तो पहले तो बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी पे भाई सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है उसके हिसाब से चलता है. ठीक है. एप्लीकेशन सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई, मतलब जो डाई होती है उसके अलग अलग कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में टेक्निक यूज होती है. और सेकेंड है ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. ठीक है. हमारे ब्लड के अंदर वही दवाइयां होती हैं. सो उसमें भी मतलब कंपोनेंट्स को स्टडी करने में या सेपरेट करने में ये काम आता है. ठीक है. सो ये जो मैंने सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई बाय क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, इसके लिए देखो अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हमें इंक में से सारे डाई सेपरेट करने, सारे कलर सेपरेट करने इंक में से. सो उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए आपको फिल्टर पेपर लेना है. फिल्टर पेपर का स्ट्रिप है. उस फिल्टर पेपर पे पेंसिल से आपको इंक लाइन ड्रॉ कर देनी है. पेंसिल से एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दो आप, और इस लाइन के बीचों बीच आप इंक छटको. ठीक है. आपके फाउंटेन पेन या किसी के भी इंक बीचों बीच यहाँ छटको और उसको सूखने दो. ठीक है. सूखने के बाद अभी यहाँ ये जो है ये जार है, पानी से भरा हुआ जार है. इसमें ये पानी से भरा जार है और ऊपर से ये ग्लास से ढका हुआ है. ठीक है. ग्लास से ढका हुआ है और यहाँ से आप फिल्टर पेपर को क्लिप से लगा के ऐसे अंदर डुबो. उसको कहाँ तक डुबोना है? बिल्कुल पानी को टच करे उतना. देखो यहाँ ये मैंने ये
फिल्टर पेपर बिल्कुल खाली टच करना है, पानी को टच ही कराना है। सो क्या होगा, पानी राइज होगा, पानी ऊपर आएगा, पानी ऊपर आएगा। फिर ये जो इंक है ना, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिस कलर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो कलर राइज होगा, मतलब वो कलर फिल्टर पेपर पे आगे दिखता जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से सारे कलर सेपरेट हो जाएंगे इंक से, इस मेथड से। सो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी सबसे पहले राइज होगा, जिसकी कम होगी और फिर जिसकी सबसे कम, तो इससे सेपरेट हो जाएंगे सारे कलर्स। तो ये मेथड किस बेसिस पे हो गया, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, फिल्टर पेपर लेना है, पेंसिल से इंक का आप वो करो, ड्रॉप करो। इसके बाद जो आप यहाँ इसको डुबोएंगे तो क्या होगा, जो स्पॉट ऑफ इंक है, ठीक है, इसको आपने डुबोया, डुबोने के बाद जो पानी राइज होगा, जैसे जैसे टच करेगा सो वैसे वैसे सेपरेट होते जाएंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, सो दिस इज द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। बच्चों अभी लास्ट हमारा 10th मेथड है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है, इट इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। अच्छा, ये कैसा मेथड है, इस मेथड में आप पार्टिकल सेपरेट करते हो, पार्टिकल सेपरेट करते हो। ये मेथड बेसिकली जो जितने भी पार्टिकल्स हैं अंदर सब्सटेंस के, उसको सेपरेट करने के काम आता है। और इसमें मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूग, अच्छा सेंट्रीफ्यूग वर्ड का मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, आपने सेंट्रीफ्यूज वर्ड सुना होगा। सेंट्रीफ्यूज वर्ड, अगर आप खड़े हो, आप एक आपने हाथ में डोरी पकड़ी है और डोरी के आगे आपने पत्थर बांधा है, फिर आप ऐसे गोल 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 ऐसे गोल कर रहे हो, सो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, फिर अगर समझो वो पत्थर टूट गया तो पत्थर आपको नहीं लगेगा, पत्थर दूर जाके फेंकेगा, ठीक है, दूर जाएगा, सो दैट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये वही टेक्निक है, इसमें भी पार्टिकल सेपरेट किए जाते हैं लिक्विड के, और इसमें भी मिक्सचर कैसे सेपरेट किया जाता है हाई स्पीड पे, और फिर जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड होता है वो पीछे होता है और कम डेंसिटी वाला आगे। देखो इसका डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी डिफरेंस इन डेंसिटीज ही है। भारी मतलब जैसे कि ये वाला मेथड जो पैथोलॉजी लेबोरेटरीज है वहां काम आता है, जहाँ पे खून की जांच होती है, वहां पे आपने एक मशीन देखी होगी, जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है, फिर वो मशीन गोल 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 फुल स्पीड में घूमती है, फिर ब्लड के आपको भाई ब्लड के सैंपल में प्लाज्मा और वो सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे अलग होते हैं कंपोनेंट्स। जो भारी कंपोनेंट है वो नीचे नीचे आ जाता है टेस्ट ट्यूब के, फिर थोड़ा हल्का कंपोनेंट ऊपर, सबसे हल्का मतलब डेंसिटी के हिसाब से सबसे भारी वाला नीचे आता है। सो सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में भी यूज होती है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। इसके बाद ये डेयरीज में भी यूज होती है, और होम में टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ठीक है, क्रीम से बटर अलग करने में भी हम इवन घर पे मम्मी देसी तरीका यूज करती है, मम्मी ऐसे वो मथने का नहीं, आप क्या बोलते हो उसको, बिलोड़ने का यूज करती है। ठीक है, सो ऐसे ऐसे करके हाथ से वो मम्मी, आप पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, सो वो यूज करती है आपकी मदर, तो वो उसको उससे मथती है, वो क्रीम मथती है और बटर अलग हो जाता है, मतलब वो भी सेंट्रीफ्यूग मेथड हुआ। ठीक है, बटर बीच में आ जाता है, भारी होता है। ठीक है, सो इस तरह से फिर यूज इन वॉशिंग मशीन, इवन हमारी वॉशिंग मशीन भी जब कपड़े धुलते हैं गोल 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 ऐसे, तो ये भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड ही, उसी से ही सूखती हैं। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज यूज्ड इन लिक्विड्स में यूज होती है, और हायर डेंसिटी वाले नीचे लिक्विड्स और उससे कम डेंसिटी वाले ऊपर। ठीक है, सो डिफरेंस इन डेंसिटी यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ठीक है, सो इस तरह से ये आपकी मेथड यूज होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अच्छा, अभी हम आगे पढ़ेंगे केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, केमिकल और फिजिकल चेंज। सो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज पेज नंबर 24 पे। ठीक है, यहाँ हमारे ये सारे 10 टेक्निक्स खत्म हुए। इसके अलावा पेज नंबर 23 पे ये डायग्राम है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर।
ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर है, ये समझने के लिए है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें मतलब एयर के कंपोनेंट सेपरेट करने, भाई आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे कंपोनेंट सेपरेट करने होते हैं। सो ये वाला सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर वो वही मेथड है, बट ये बहुत मतलब नहीं आता है ये इस तरह का। इवन इसके पीछे है पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे भाई वाटर कैसे प्यूरिफाई होता है, ये मेरे ख्याल से आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में ये टेक्निक, ये मेथड देखा हुआ है, ठीक है। सो ये मेथड भी नहीं आएगा, ये दो मेथड आपको समझाने के लिए सिर्फ है आपकी बुक में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 24 पे नीचे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक टॉपिक है, वो बस एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे पता लगती हैं, जैसे कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, ये सब देख के। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वस्तु बदलती है वो फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि उसमें वस्तु के अंदर का कंटेंट नहीं बदलता है, सिर्फ उसका स्टेट बदलता है, ठीक है। सो फिजिकल चेंज होता है, जैसे आइस वाटर है, आइस और वाटर, तो वो क्या हो, फिजिकल है, केमिकल चेंज नहीं है, अंदर से कुछ नहीं बदला, सिर्फ उसका वो मतलब वो फिजिकली बदली, ठीक है, केमिकली नहीं बदली। सो पर वाटर और ऑयल है, ठीक है, अगर मैंने एक में पानी भरा एक में ऑयल है, तो क्या वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। सो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। सो अगर कल कुछ होगा तो वो केमिकल चेंज होगा। सो water extinguishes in this chemical of oil that makes it from water, burning is a chemical change। अगर आप कुछ जलाते हो, तो अगर आप जला रहे हो कोई वस्तु, तो that is a chemical change। One substance reacts with to undergo change in chemical reaction can brings change in the of matter and we get new substance। Chemical is also called a chemical reaction। During burning of candle both physical and chemical changes take place, ठीक है। बर्निंग प्रोसेस है वो एक केमिकल चेंज, अगर मैं आपसे पूछूं बर्निंग क्या है तो केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ बर्न करते हैं कुछ नया तीसरा बनता है, सो उसकी केमिकल कंपोजिशन बदल गई। पर अगर बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करूं तो हाँ वो एक केमिकल चेंज है, पर सामने सामने फिजिकल चेंज भी है, क्यों कि हम कैंडल पिघल जाती है, उसकी जो साइज है कम हो जाती है, सो दैट इज अ फिजिकल चेंज ऑल्सो। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एंड विद दिस हमने सारे टॉपिक्स इसके अच्छे से कवर कर लिए, जो मेन टॉपिक्स यही 10 टेक्निक्स थी, सो हमने 10 टेक्निक्स अच्छे से देख ली। अभी जो हमारे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के थोड़े रह गए हैं, आज वो डिस्कस करके ये चैप्टर हम पूरा करते हैं। सो सबसे पहले जो आगे अगर ब्लूप्रिंट में कुछ छूटा हो सो वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा सीधा आ जाओ पेज नंबर, अब मैं बोलूंगी वैसे वैसे सुनना, पेज नंबर 24 पे आ जाओ, पेज नंबर 24 पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling point is more than 20, which are miscible with each other। आप कैसे केरोसिन और पेट्रोल को सेपरेट करोगे और जिनका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको कैसे सेपरेट करोगे। सो उसके लिए कौन सा प्रोसेस, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है, लेस देन नहीं, मोर देन, तो कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, डिस्टिलेशन। सो हाउ विल यू सेपरेट, बाय डिस्टिलेशन मेथड। सो डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, और डिस्टिलेशन मेथड के लिए आप वो पूरा आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर थोड़ा साइड में समझा देना केरोसिन और पेट्रोल है कि भाई टेक केरोसिन एंड पेट्रोल, टेक अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिर बॉयल हीट द मिक्सचर, ऐसे करके थोड़ा समझा देना, ठीक है। सो ब्लूप्रिंट पेज 24 पे क्वेश्चन 1 ब्लूप्रिंट एक डिटेल क्वेश्चन है, उसमें पहले लिखोगे कि हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। सो हाउ विल यू, वी विल सेपरेट मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। फिर वो साइड में डायग्राम बना देना डिस्टिलेशन का, जो आज मैंने सबसे पहला डायग्राम वही बनाया था, और थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है। इसमें केरोसिन प्लस पेट्रोल है, सो फ्लास्क के अंदर केरोसिन प्लस पेट्रोल लिखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 2,
नेम द टेक्निक टू सेपरेट। अच्छा, 3 नाम दिए हुए, तीनों को कौन सी टेक्निक से सेपरेट करोगे? पहला है बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड को बटर से कैसे सेपरेट करोगे? सो सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने अभी अभी बताया था, फर्स्ट वाला सेंट्रीफ्यूगेशन। सेकेंड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर की सॉल्ट कैसे सेपरेट करोगे? इवापोरेशन मेथड यूज करोगे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन भी लिख सकते हो, इवापोरेशन भी लिख सकते हो, सो इवापोरेशन ही लिख दो। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कपूर से सॉल्ट कैसे अलग करोगे? सब्लिमेशन, ठीक है। कैम्फर है, कपूर उड़ जाएगा, सब्लिमेशन मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकेंड इवापोरेशन, थर्ड इज सब्लिमेशन। अच्छा, पेज नंबर 24 पे साइड में दूसरे भी ब्लूप्रिंट्स हैं आपकी एनसीईआरटी में, वो भी देख लो। सो वहां है क्लासीफाई, क्वेश्चन 3 मैंने कल करा दिया था, ठीक है। सो मैं फिर से नहीं करा रही हूँ वो। अच्छा, फिर साइड में पेज 24 पे साइड में ब्लूप्रिंट्स हैं 2। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज, केमिकल और फिजिकल चेंज में क्लासीफाई करो। सो पहले फिजिकल चेंज वाले सारे लिख दो, फिजिकल चेंज वाले सारे। फिजिकल चेंज है कटिंग ऑफ ट्रीज, फिजिकल चेंज है। इसके बाद मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वो भी फिजिकल चेंज है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, वो भी फिजिकल चेंज है। मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, वो भी फिजिकल चेंज है। फिर केमिकल चेंजेस क्या है? केमिकल मतलब अंदर कुछ प्रोसेस होता है वो, तो केमिकल चेंजेस है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, आपकी अलमारी को जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। फिर है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड देन ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, जब पानी से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करते हो वो। फिर बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, जब आप बर्न करते हो तो आपने पढ़ा था। तो केमिकल चेंज में सिर्फ 3 चीजें हैं, रस्टिंग, पासिंग ऑफ करंट और बर्निंग ऑफ पेपर, बाकी सारे हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ट्राई सेग्रीगेटिंग थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस, ये फालतू से है, ये नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 सीधा सीधा कैंसिल करो। अच्छा, इसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज 28 पे आ जाओ। पेज 28 पे क्वेश्चन 1, पेज 28 पे क्वेश्चन 1, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी टेक्निक यूज करोगे इनको सेपरेट करने के लिए? सो ए है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर के लिए आप कौन सा यूज करोगे टेक्निक? इवापोरेशन। फिर बी में अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, बी में कौन सी टेक्निक यूज करोगे? अमोनियम क्लोराइड वाले में, सो उसमें टेक्निक यूज करोगे सब्लिमेशन। सी में स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, मेटल को सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर डी, क्यों पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑफ कार, ऑयल, ऑयल के अंदर मेटल्स हैं, ऑयल के अंदर मेटल्स, फिल्ट्रेशन से करोगे। फिर डी है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, मतलब फ्लावर की पंखड़ियों में से जो वो अलग करने हैं, सारे पिगमेंट्स अलग करने हैं, सो उसमें क्रोमेटोग्राफी, मतलब उसके अंदर के कंपोनेंट्स अलग करने हैं तो क्रोमेटोग्राफी। फिर ई में बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड तो पता ही है, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर जी टी लीव्स फ्रॉम टी, टी मतलब टी लीव्स मतलब चाय पत्ती को चाय से अलग करना है तो कौन से मेथड से करोगे? चाय पत्ती को चाय से, फिल्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ऑयल फ्रॉम वाटर रह गया, एफ ऑयल फ्रॉम वाटर रह गया। ऑयल फ्रॉम वाटर किससे सेपरेट करोगे? सेपरेटिंग फनल। फिर जी है टी लीव्स फ्रॉम टी, फिल्ट्रेशन से करोगे। एच आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मिट्टी में से आयरन पिंस अलग करनी है तो एच मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन है तो। फिर आई है बीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ठीक है, आई है विनोइंग से करोगे। फिर जे है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है, कीचड़ पानी में होगा सो वो होगा फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो इस तरह से आप ये सारे मेथड्स यूज करोगे। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 2 है राइट स्टेप्स फॉर मेकिंग टी, यूज द वाटर सॉल्यूशन। अब मेकिंग चाय बनाने का तरीका, ये क्वेश्चन 2 कैंसिल कर दो, टाइम पास है। क्वेश्चन 3 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 4 कर लिया था, क्वेश्चन 5 करा था। क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर,
एक लिक्विड दिया गया है, कैसे बोलोगे कि वो प्योर वाटर ही है? तो कैसे बोल सकते हो उसको? तो क्वेश्चन 6 का आंसर है, आंसर लिखो, बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कलरलेस लिक्विड। आप क्या करोगे? उसकी बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर लो। बाय फाइंडिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कलरलेस लिक्विड, if the liquid boils at 100 degree Celsius at atmospheric pressure, then it is a pure water। ठीक है, अगर लिक्विड उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, सो वो प्योर वाटर है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों? बिकॉज प्योर सब्सटेंसेज हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, सो कलरलेस लिक्विड प्योर वाटर होता है। सो बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कलरलेस लिक्विड, if the liquid boils at 100 degree Celsius at atmospheric pressure, then it is a pure water। ठीक है, अगर लिक्विड बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, सो प्योर वाटर है, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस के पास फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 7 देखो, Which of the following materials fall in the category of a pure substance? इसमें से प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? सो प्योर सब्सटेंसेस, ये कितने सारे नाम लिखे हुए हैं? टोटल 9 नाम लिखे हुए हैं। इन 9 नामों में से आपको प्योर सब्सटेंसेस लिखने हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस खाली बताएं कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और मर्क्यूरी। ठीक है, सो ये सारे कौन है? हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और मर्क्यूरी। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस कौन से हैं इन मिक्सचर्स में? सो सबसे पहला टाइप सॉल्यूशन ही पढ़ा था ना, 3 टाइप थे, सॉल्यूशन थे, सस्पेंशन थे, कोलॉइड थे। तो कह रहे हैं इसमें से सॉल्यूशन कौन है? सो आपका क्वेश्चन 8 है, इसमें टोटल कितने नाम दिए हुए हैं? देखो, ए है सॉइल, तो सॉइल क्या है? सॉइल सॉल्यूशन है? नहीं, सॉइल सॉल्यूशन नहीं है, सो वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। बी, सी वाटर, सी वाटर सॉल्यूशन है? हाँ, यस इट इज अ सॉल्यूशन। सी वाटर की सॉल्यूशन है, आप उसको देखो, उसका कंपोजिशन सेम होता है, नमक पूरी तरह से खुला हुआ होता है। ठीक है, फिर सी, एयर, एयर क्या सॉल्यूशन है? हाँ, एयर भी सॉल्यूशन है, उसके भी कंपोजिशन में आपको पता नहीं लगेगा, सब एकदम मिक्स होता है। डी, कोल, कोल सॉल्यूशन है? नो, कोल इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसके बाद सोडा वाटर, सोडा वाटर सॉल्यूशन है, सो सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन। सोडा मतलब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे मिक्स होती है, हमें पता ही नहीं लगता है। ठीक है, सो फिर से कौन कौन सॉल्यूशन है मैं फिर से बोल देती हूँ। क्वेश्चन 8 में सी वाटर सॉल्यूशन है, एयर सॉल्यूशन है और सोडा वाटर भी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? ए है सॉल्ट सॉल्यूशन, बी मिल्क है, सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डी स्टार्च सॉल्यूशन। इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? सो टिंडल इफेक्ट इसमें बी मिल्क दिखाएगा। मिल्क आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा था कोलॉइड्स का, वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। और दूसरा है स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का सॉल्यूशन, तो ये भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। सो ये दोनों टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होता है। इसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मेरे ख्याल से सस्पेंशन होता है, वो नहीं दिखाएगा। सो इस तरह सॉरी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है। सो इस तरह से मतलब खाली टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएंगे? मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन ही दिखाएंगे। क्वेश्चन 10 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तीनों को सेपरेट करना है, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में। तो सबसे पहला है सोडियम, तो सोडियम एलिमेंट है, उसके आगे ई लिखो। फिर सॉइल, सॉइल क्या है? सॉइल मिक्सचर है, उसके आगे एम लिखो। फिर सी, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन है, सो शुगर सॉल्यूशन के आगे भी एम लिखो। सिल्वर, सिल्वर एलिमेंट है, उसके आगे ई लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, उसके आगे सी लिखो। टिन,
टिन एलिमेंट है, उसके आगे ई लिखो। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एलिमेंट है, उसके आगे ई लिखो, ठीक है। फिर कोल, कोल उसके आगे एम लिखो। एयर उसके आगे एम लिखो। सोप, सोप के आगे सी लिखो। के मिथेन, मिथेन के आगे सी लिखो। कार्बन डाइऑक्साइड उसके आगे भी सी लिखो। और ब्लड, ब्लड के आगे एम लिखो, मिक्सचर, ठीक है। सो एलिमेंट कौन कौन है? सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। जो सिंगल एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट हैं। कंपाउंड, कंपाउंड जो दो से बने हुए हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोप, ये सारे मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं, इसलिए ये सारे कंपाउंड्स हैं। और मिक्सचर में जो मिक्स किए हुए हैं सिर्फ, ठीक है, मतलब कुछ केमिकली बदलाव नहीं है, सिर्फ मिक्स किए हुए हैं। तो मिक्सर, शुगर सॉल्यूशन, शुगर और सॉल्यूशन मिक्स किया है। सॉइल, सॉइल तो है ही मिक्सचर। फिर कोल, कोल में भी सिंपली कोल ही कोल मिक्स, और कुछ नहीं है। ऑयल है, ठीक है, वो भी सॉरी ऑयल नहीं, एयर, एयर भी मिक्सचर ऑफ गैसेस ही होता है। ब्लड, ब्लड में भी ऐसी मिक्सिंग ही होता है। सो ये सारे मिक्सचर्स हैं। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी 7 चीजें लिखी हुई हैं। कह रहा है इसमें से कौन से केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। सो ए है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट उगता है, सो प्लांट उगना इज अ केमिकल चेंज। सो ए ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज अ केमिकल चेंज। बी रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन है लोहे का जंग लगना, सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। सी मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, ठीक है। सो आयरन फिलिंग और सैंड को मिक्स करेंगे, वो केमिकल चेंज। मिक्स किया ना, उसमें क्या केमिकल, केमिकल मतलब अंदर से बदलाव आना चाहिए। सो ए ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ हुई तो वो केमिकल मतलब प्लांट के अंदर उसका हार्मोन एक्टिव हुआ होगा, ग्रोथ हार्मोन, उसकी वजह से ग्रो हुआ होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी जंग लगी होगी, अंदर कोई केमिकल प्रोसेस होगा। सी मिक्सिंग, आपने मिक्स किया, उसमें थोड़ी प्रोसेस हुआ, केमिकल क्या चेंज हुआ, सो वो नहीं है। डी कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनना, हाँ खाना बनना भी केमिकल प्रोसेस है, मतलब न्यूट्रिएंट्स बर्न हो जाते हैं। खाना आप बोलते हैं ना, कच्चे खाने में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और खाना बनाने में वो मतलब चले जाते हैं, सो इट इज अ केमिकल चेंज। सो खाना, कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, ई, हाँ वो भी केमिकल चेंज है। स्टार्च, हमको मतलब प्रोटीन, फैट्स, इन सब का डाइजेशन होता है, ठीक है। सो ये भी केमिकल चेंज ही हुआ। एयर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी को फ्रीज करना, उसमें क्या बदलाव आएगा अंदर से, नहीं, दैट इज अ फिजिकल चेंज। सो एयर फ्रीजिंग ऑफ वाटर केमिकल चेंज नहीं है। एंड देन जी है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। सो बर्निंग ऑफ कैंडल वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है। सो मतलब वो तो दोनों चेंज है, केमिकल भी है, फिजिकल भी है। अच्छा, सो इस तरह से आज हमने ये सारा चैप्टर खत्म किया। फाइनली 10 फिजिकल प्रोसेस थे, वो 10 के 10 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद सॉल, कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 टेक्निक्स और इन तीनों के बीच के डिफरेंस इस चैप्टर का यूएसपी है, ठीक है। कभी भी कोई भी एग्जाम हो, स्कूल का, कहीं का भी, सो सबसे जब कुछ ना समझ आए ना, ये 10 टेक्निक्स अच्छे से पढ़ लेने की, और वो जो कोलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन, इन तीनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से देख लेने का, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है। सो जो मेन चीजें वो मैंने आपको सारी बता दी, करा दी। सो टुडे वी आर एंडिंग अवर चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री। सो द नेम वाज इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो आई थिंक मैंने सब कुछ A to Z आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू राइट एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप में एवरीथिंग। डायग्राम्स जितने नीटली मैंने बनाए हैं, मेरा टाइम बहुत गया, ठीक है, मतलब मेरा टाइम भी कंज्यूम हुआ। सो आई वॉज पॉजिंग द वीडियो दैट टाइम, हमने एडिट किया। सो यू हैव टू, आपको भी वही मेहनत करनी, यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है, टाइम लगेगा बट ड्रॉ नीटली। चलें, थैंक यू।